मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि पेशीय संकुचन की क्रियाविधि। इंपॉर्टेंट है बेटा, पेशीय संकुचन की क्रियाविधि। ठीक है ना। पेशीय संकुचन, कौन सी पेशियां बेटा? स्केलेटल मसल्स है ना, स्केलेटल मसल्स। कंकालीय पेशियां कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है उसका मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। कंकालीय पेशियां, पेशीय संकुचन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। right, mechanism of muscle contraction. Now muscle contraction starts with a signal sent by CNS via motor neuron। राइट, पेशीय संकुचन कैसे होता है? पेशीय संकुचन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा भेजे गए सिग्नल पेशीय संकुचन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा भेजे गए सिग्नल से होता है, जो वाया मोटर न्यूरॉन, राइट, जो वाया चालक न्यूरॉन द्वारा भेजा जाता है। क्या काम है बेटा? पेशीय संकुचन केंद्रीय तंत्रिका, यस, क्या काम है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा भेजे गए सिग्नल से होता है, जो वाया मोटर न्यूरॉन द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, याद रखना, मोटर न्यूरॉन व पेशी तंतु यानी कि मसल फाइबर मिलकर, राइट, क्या काम है बेटा? मोटर न्यूरॉन व पेशी तंतु यानी कि मसल फाइबर मिलकर मोटर यूनिट का निर्माण करते हैं। क्या काम है बेटा? मोटर न्यूरॉन व पेशी तंतु मिलकर और मोटर यूनिट का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। नाउ मोटर न्यूरॉन व पेशी तंतु की सार्कोलेमा पर पाए जाने वाले जंक्शन को जानते हो क्या कहते हैं बेटा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन
न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट कहते हैं। क्या कहा है मैंने बेटा? मोटर न्यूरॉन व पेशी तंतु की सार्कोलेमा, सार्कोलेमा मतलब उसकी कोशिका झिल्ली, मोटर न्यूरॉन व पेशी तंतु की सार्कोलेमा पर पाए जाने वाले जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? मोटर एंड प्लेट कहते हैं। नाउ इस जंक्शन पर न्यूरल सिग्नल के कारण, राइट, इस जंक्शन पर न्यूरल सिग्नल के कारण, इस जंक्शन पर न्यूरल सिग्नल के कारण एसिटाइल कोलाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित होता है, जो एक्शन पोटेंशियल यानी कि सक्रिय विभव उत्पन्न करता है, सक्रिय विभव उत्पन्न करता है। इस सक्रिय विभव को सार्कोलेमा संपूर्ण, इस सक्रिय विभव को सार्कोलेमा संपूर्ण पेशी तंतु में फैला देती है। इस सक्रिय विभव को सार्कोलेमा संपूर्ण पेशी तंतु में फैला देती है। इस विभव के कारण पेशी तंतु में स्थित सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयंस को स्रावित करती है। पेशी तंतु में स्थित सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन को स्रावित करती है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब बता चुके हैं पहले, है ना, पहले के वीडियो देखने पड़ेंगे, जो सार्कोप्लाज्म में मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। नाउ कैल्शियम आयंस की बंधुता एफिनिटी ट्रोपोनिन, कैल्शियम आयन की बंधुता ट्रोपोनिन से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ट्रोपोनिन कैल्शियम आयंस से जुड़ जाता है एवं इस प्रकार
एक्टिन पर मायोसिन के लिए पाई जाने वाली एक्टिव साइट्स एक्सपोज्ड हो जाती है। एक्सपोज्ड हो जाती है मतलब समझ में आ रहा है। मानो कि एक्टिन तंतु है ये, और इस एक्टिन तंतु के ऊपर ये एक्टिव साइट है। ये क्या है? एक्टिव साइट है। किसके लिए? मायोसिन के लिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये एक्टिव साइट्स को ढके हुए कौन है? ये एक्टिव साइट्स को ढके हुए कौन है? याद रखना, इन एक्टिव साइट्स को ढके हुए ट्रोपोनिन होता है। ट्रोपोनिन होता है। लेकिन क्या होता है, ये अभी ढके हुए हैं। अब जैसे ही क्या होता है बेटा, कैल्शियम आयंस मुक्त होते हैं। जैसे ही कैल्शियम आयंस मुक्त होंगे, है ना, जैसे ही कैल्शियम आयंस मुक्त होंगे तो कैल्शियम से ये ट्रोपोनिन आकर जुड़ जाएगा। ये ट्रोपोनिन कैल्शियम से आकर जुड़ गया तो बताओ क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ये जो एक्टिन था, इसके ऊपर जो ये साइट्स थी, है ना, ये कौन सी थी? एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट ये अब क्या हो गई? एक्सपोज्ड हो गई। तो मायोसिन का हेड यहां पर आकर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो याद रखना, इस साइट पर आकर, इस साइट पर मायोसिन का हेड जुड़ जाएगा। मायोसिन का हेड क्या हो जाएगा? मायोसिन का हेड आकर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। इस तरीके से बेटा, जैसे ये है ना, ये तो ये एक्टिन है। अब मानो कि ये एक्टिव साइट है। ठीक है, ये एक्टिव साइट है, ये एक्टिन तंतु है। ठीक है, तो ये एक्टिव साइट है। यहां पर आके जानते हो कौन आकर जुड़ जाएगा? यहां पर आकर जुड़ जाएगा ये मायोसिन का हेड है। ये मायोसिन तंतु है। इस तरीके से आके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अब याद रखना, टू एक्सप्लेन mechanism of muscle contraction, best theory is sliding filament theory। ठीक है, मतलब पेशीय संकोचन की क्रियाविधि को पढ़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत फिसलन तंतु सिद्धांत है। फिसलन तंतु सिद्धांत है। फिसलन तंतु सिद्धांत क्या होता है बेटा? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इसे ए एफ हक्सले
व H.E. हग्सले ने दिया। ठीक है, इसे A.F. हग्सले व H.E. हग्सले ने दिया टू एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। बेस्ट थ्योरी इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। पेशीय संकुचन की क्रियाविधि को पढ़ने के लिए, समझने के लिए सर्वश्रेष्ठ यदि कोई सिद्धांत है तो कौन सा है बेटा? फिसलन तंतु सिद्धांत है। इसे A.F. हग्सले व H.E. हग्सले ने दिया। अच्छा, यदि हम फिसलन तंतु सिद्धांत पढ़ना चाहते हैं तो हमें ये डायग्राम आना चाहिए, है ना, क्योंकि अभी मैं जब बोलूँगा तो इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ये जेड रेखाएं हैं, आपको मालूम है डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन को अपने क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। और ये आप जानते हो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ मसल है, मसल फाइबर है। अच्छा, आप ये तो जानते हो सब। ये क्या है बेटा? ये मायोसिन तंतु है। ठीक है, ये क्या है? मायोसिन तंतु। और ये वाले जो हैं ये सब एक्टिन तंतु है, जो पेशीय संकुचन की क्रियाविधि में फिसल कर कहां पर जाएंगे? मायोसिन के ऊपर जाएंगे। राइट, तो ये क्या है? एक्टिन तंतु है। अच्छा, आप यहां पर जानते हो ये हाफ आई बेंड है, इधर हल्का बेंड। ये इधर भी क्या है? हाफ आई बेंड है, पहले बता चुके हैं, ये हाफ आई बेंड है। और ये जो पूरा है अपना, ये जो बेंड है ना बेटा, ये वाला, ये वाला, ये कौन सा? ए बेंड है, गहरा बेंड। ठीक है, ये बेंड है। तो ये आपके सामने जो फिगर है ये सार्कोमियर का बना रखा है। राइट, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब एक और डायग्राम की मुझे अभी ज़रूरत पड़ेगी बेटा। राइट, और वो है दैट इज क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन का, है ना। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज। क्रॉस ब्रिज, ब्रिज बोले तो सेतु का निर्माण व टूटना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस ब्रिज का निर्माण व टूटना, ये पेशीय संकुचन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना पेशीय संकुचन नहीं हो सकता है। अब आप सब जानते हो, मानो कि ये क्या था अपना? डेट इज बेटा एक्टिन फिलामेंट था। ये तो जानते हो, एक्टिन फिलामेंट। ये तो एक्टिन फिलामेंट था, जानते हो ना, वो एफ एक्टिन का बना हुआ था ना। ये तो एक्टिन फिलामेंट है। और ये क्या चीज है? डेट इज ये क्या है? मायोसिन फिलामेंट है। ठीक है, ये मायोसिन फिलामेंट है। ये एडीपी और ये पी। एटीपी हाइड्रोलाइसिस से जो ऊर्जा मुक्त होती है, एटीपी हाइड्रोलाइसिस से जो ऊर्जा मुक्त होती है, इस ऊर्जा का उपयोग क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में अभी मदद मिलेगी। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कैसे होता है वो आप देखिएगा। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, यहां पर दो एक डायग्राम बना रहा हूं, उनको आप देखिएगा। क्रॉस ब्रिज कैसे बनता है वो देखना। ये जो ऊर्जा मुक्त हुई है ना बेटा, एटीपी हाइड्रोलाइसिस है। एटीपी हाइड्रोलाइसिस समझते हो? ये यहां पे लिखा एटीपी का टूटना, ये एडीपी हाइड्रोलाइसिस है। ये एटीपी हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो एटीपी हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो क्या हो रहा है? एडीपी और क्या बन रहा है बेटा? फॉस्फेट बन रहा है। तो एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा और उस एटीपी हाइड्रोलाइसिस से विमुक्त ऊर्जा का उपयोग करते हुए यहां पर जानते हो क्या बनेगा? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा। क्या होगा बेटा? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ऐसे यहां पर ये क्या चीज है? मायोसिन फिलामेंट है ना। तो ये क्या है? मायोसिन फिलामेंट।
ये क्या है, मायोसिन फिलामेंट है। तो यहां पर ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा। आर यू गेटिंग? क्या होगा बेटा? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ये मायोसिन हेड है और ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। है ना? एक बार डायग्राम देख लो पहले, फिर आगे पूरा बढ़ेंगे। अब क्या होगा? स्लाइडिंग होगी। स्लाइडिंग कैसे होगी वो जरा देखिएगा। स्लाइडिंग या जिसको कि रोटेशन कहते हैं, अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा बेटा, है ना? अभी केवल एक बार डायग्राम बना रहा हूं मैं, केवल उसको समझ लो, फिर उसके बाद पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। नाउ यहां पर तो क्या हुआ था? एटीपी हाइड्रोलाइसिस हुआ है ना? अब यहां से वापस से ये फॉस्फेट और जो एडीपी है वो क्या हो जाएंगे बेटा? मुक्त हो जाएंगे। एडीपी और फॉस्फेट जो है वो क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे यहां से। तो ये जो क्रॉस ब्रिज फॉर्म, ये क्या हो रहा है? स्लाइडिंग या रोटेशन, स्लाइडिंग या रोटेशन हो रहा है। ठीक है, यहां पर एडीपी और फॉस्फेट वापस से मुक्त हो जाएंगे और वापस से जब एक नया एटीपी बाइंड होगा, नया एटीपी बाइंड होगा तो क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। ये तो वही अपना एक्टिन फिलामेंट है। ये तो कौन है? एक्टिन फिलामेंट। ये एक्टिन फिलामेंट है। ठीक है, और क्या कहा मैंने? जैसे ही बेटा एटीपी जुड़ेगा तो ये क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये देखो, ये क्रॉस ब्रिज, ये एटीपी है, नया जुड़ेगा और यहां पर क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। यहां पर क्रॉस ब्रिज टूटेगा और यहां पर क्रॉस ब्रिज क्या हो रहा है? बन रहा है। ठीक है, तो मुझे अभी जब मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाना है बेटा, तो इस डायग्राम को मैं भी क्या लूंगा? काम में लूंगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक बार यहां पर मेन थीम के ऊपर आ जाओ। क्या कहा मैंने? पेशीय संकुचन की क्रियाविधि को पढ़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत फिसलन तंतु सिद्धांत है। इसे A.F. हक्सले व H.E. हक्सले ने दिया था। इससे पहले की एक लाइन और देख लोगे तो आगे जल्दी समझ में आएगा। कैल्शियम आयंस की बंधुता ट्रोपोनिन से, कैल्शियम आयन की बंधुता ट्रोपोनिन से बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ट्रोपोनिन कैल्शियम आयन से जुड़ जाता है। ये जो ट्रोपोनिन था, जो कि पहले एक्टिन की एक्टिव साइट को बाइंड किए हुए था, जैसे ही कैल्शियम आयंस मुक्त होते हैं तो ये कैल्शियम आयन से आकर ट्रोपोनिन यहाँ से एक्टिव साइट से अलग हटकर, राइट, जो एक्टिन के ऊपर एक्टिव साइट है ना बेटा, देखो सुनो, पहले वाला वीडियो देखा है, एक्टिन के ऊपर कुछ मायोसिन के सिर के लिए जुड़ने के लिए एक्टिव साइट, सक्रिय स्थल होते हैं। लेकिन क्या होता है कि ट्रोपोनिन इन सक्रिय स्थलों को जुड़े रखता है, ढके रखता है, तो मायोसिन का हेड वहां पर आकर नहीं जुड़ सकता है। लेकिन पेशीय संकुचन के वक्त में जब एसिटाइल कोलाइन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर मुक्त होता है और उससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं पेशी तंतु के अंदर, तो पेशी तंतु के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो कैल्शियम आयंस का मुक्त करती है। तो कैल्शियम और ट्रोपोनिन को एक दूसरे से प्यार है, तो ट्रोपोनिन जो होता है वो कैल्शियम से जुड़ जाएगा, तो कैल्शियम से जुड़ जाएगा, कैल्शियम की सांद्रता ज़्यादा है इसलिए, तो ये जो एक्टिन के ऊपर जो एक्टिव साइट्स हैं ये क्या हो जाएगी? एक्सपोज हो जाएगी। तो ये देखो एक्टिव साइट जो है वो क्या हो गई? एक्सपोज हो गई, और इस साइट के ऊपर मायोसिन हेड आकर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये वाला भी डायग्राम काम में आएगा मेरा, है ना? तो ये देखो, ये मायोसिन का हेड एक्टिन की जो एक्टिव साइट्स हैं उनसे आकर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन जाएगा? क्रॉस ब्रिज, यानी कि क्रॉस सेतु फॉर्मेशन हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाएगा। अब कैसे होता है, क्या होता है, तो वो अभी आपको देखना है इस डायग्राम के माध्यम से। नाउ
एटीपी हाइड्रोलाइसिस, एटीपी हाइड्रोलाइसिस यानी कि एटीपी के टूटने से, एटीपी हाइड्रोलाइसिस से मुक्त ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा का उपयोग, क्या कहा मैंने बेटा, क्या कहा है, एटीपी हाइड्रोलाइसिस से, एटीपी हाइड्रोलाइसिस से मुक्त ऊर्जा का उपयोग मायोसिन हेड, मायोसिन का हेड, मायोसिन का हेड, एटीपी हाइड्रोलाइसिस से मुक्त ऊर्जा का उपयोग मायोसिन का हेड एक्टिन की, एक्टिन की एक्टिव साइट्स पर जुड़ने के लिए करता है, जुड़ने के लिए करता है एवं इस प्रकार क्या बन जाता है बेटा, एवं इस प्रकार क्रॉस ब्रिज यानी कि सेतु का निर्माण होता है, क्लियर है बेटा। एटीपी हाइड्रोलाइसिस से मुक्त ऊर्जा का उपयोग मायोसिन का हेड एक्टिन की एक्टिव साइट्स पर जुड़ने के लिए करता है एवं इस प्रकार क्रॉस ब्रिज का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ऐसे ये था ना बेटा, ये तो मान लीजिए कि ये एक्टिन है अपना, ये एक्टिन फिलामेंट है, ये कौन सा है, एक्टिन फिलामेंट है। तो अब क्या होता है, जो मायोसिन का जो हेड होता है ना, मायोसिन का हेड, राइट, वो क्या करेगा, उसका यूज करते हुए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यह सुनो, यहाँ पर क्या हो गया, एटीपी हाइड्रोलाइसिस से मुक्त ऊर्जा का उपयोग करते हुए, है ना, एटीपी हाइड्रोलाइसिस से मुक्त ऊर्जा का उपयोग करते हुए मायोसिन जो हेड होता है, मायोसिन हेड वो क्या हो जाएगा बेटा, इससे जुड़ जाएगा एक्टिन से। ये मायोसिन है, ये मायोसिन फिलामेंट है, ये मायोसिन का हेड उससे जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्रॉस ब्रिज बन जाएगी, है ना। यहाँ पर क्या बन जाएगी बेटा, क्रॉस ब्रिज बन जाएगी, क्रॉस ब्रिज ये वाली, यहाँ पर क्रॉस। तो एटीपी हाइड्रोलाइसिस से मुक्त ऊर्जा का उपयोग मायोसिन का हेड एक्टिन की एक्टिव साइट्स पर जोड़ने के लिए करता है एवं इस प्रकार क्रॉस ब्रिज बन जाती है। अब मायोसिन का हेड एक्टिन को अपनी ओर खींचता है, जिससे एक्टिन तंतु मायोसिन पर फिसलते हैं, है ना, स्लाइड करते हैं। फिसलने का मतलब क्या है, स्लाइड करते हैं, समझ में आ रहा है। अब मायोसिन का हेड एक्टिन को अपनी ओर खींचता है। कैसे खींचेगा बेटा, तो थोड़े से कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस होते हैं यहाँ पर। ये देखना, किसी चीज़ को खींचना है तो ऐसे टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है, ऐसे, तो आप क्या कर लोगे, उसको खींच पाओगे। तो ये देखो, ये यहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे, ये देख रहे हो, ये मायोसिन तंतु है, ये मायोसिन तंतु है बेटा। आर यू गेटिंग, ये क्या है, मायोसिन तंतु है और ये इसको क्या करेगा, ये अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। तो अब मायोसिन का हेड एक्टिन को अपनी ओर खींचता है, जिससे एक्टिन तंतु मायोसिन पर फिसलते हैं और दो जेड रेखाएं पास में आ जाती है एवं इस प्रकार पेशी का संकुचन हो जाता है,
ठीक है ना, ये मायोसिन का हेड है, ठीक है। तो अब मायोसिन का हेड एक्टिन को अपनी ओर खींचता है, जिससे एक्टिन तंतु मायोसिन पर फिसलते हैं और दो जेड रेखाएं पास में आती है और इस प्रकार पेशी का क्या हो जाता है, संकोचन हो जाता है। अच्छा याद रखना, एक नोट डाल देता हूं कि पेशीय संकुचन के दौरान, पेशीय संकुचन के दौरान आई बैंड, जो आई बैंड होते हैं, है ना, उनकी तो साइज में क्या होता है, परिवर्तन आता है। आई बैंड जो होते हैं, जो हल्के बैंड है, हल्के बैंड, तो साइज में और रिड्यूस हो जाते हैं, साइज में रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन ए बैंड यानी कि डार्क बैंड, गहरे बैंड, डार्क बैंड की साइज में कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। तो समझ पा रहे हो, ये जैसे था ना बेटा, ये दो जेड रेखाएं थी, राइट, और ये क्या थे, मायोसिन तंतु थे, ये मायोसिन तंतु थे, ये एक्टिन तंतु थे, ये सब एक्टिन तंतु है। तो मुझे एक बात बताओ, जब क्रॉस ब्रिज बनेगी ऐसे, ये ऐसी क्रॉस ब्रिज बनेगी, देखो इधर ऐसे, समझ पा रहे हो, ये देखो, ये ऐसी क्रॉस ब्रिज बनेगी, राइट। ये देख लो क्रॉस ब्रिज। तो मुझे एक बात बताओ, ये एक्टिन तंतु, ये कौन से हैं, ये एक्टिन तंतु है, और ये कौन से हैं बेटा, मायोसिन तंतु है। तो जब एटीपी हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त, एटीपी के टूटने से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग मायोसिन का सिर क्या बनाने में, क्रॉस ब्रिज बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, क्रॉस ब्रिज बन रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो क्रॉस ब्रिज है, ये क्या करेगा, खींचेगा ऐसे, इधर से इसको खींचेगा और इधर से किसको खींचेगा, ऐसे। तो बताओ ये दो जेड लाइन क्या आएगी, पास में आएगी, राइट। तो पेशीय संकुचन होगा कि नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ याद रखना, पेशीय संकुचन के वक्त में जो ये आई बैंड है, आई बैंड, इसकी साइज में तो क्या आता है, परिवर्तन आता है, ये तो छोटा होता है। लेकिन ये जो ए बैंड है बीच में, जिसमें मायोसिन तंतु है, इनकी साइज में कोई परिवर्तन नहीं आता है। आर यू गेटिंग। अब क्या होता है, व्हाट हैपेंस नाउ, अब जैसे ही ये सब कुछ होता है तो मायोसिन जो होता है, अब मायोसिन एडीपी व फॉस्फेट को रिलीज करता है, वह रिलैक्स हो जाता है, राइट। अब वो क्या करेगा, ये जो है ना, ये बेटा, ये जो थी ना, ये तो एक्टिन फिलामेंट था, ये तो एक्टिन फिलामेंट था। लेकिन ये जो अपना था, दैट वाज मायोसिन फिलामेंट। ये जो मायोसिन फिलामेंट था, ये वाला, ये था ना मायोसिन फिलामेंट, ये अब किसको मुक्त कर देगा बेटा, ये एडीपी और फॉस्फेट को क्या कर देगा, मुक्त कर देगा, और ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। बात खत्म। अब ये रिलैक्स हो गया, अब न्यू एटीपी बाइंड करेगी, है ना। अब न्यू एटीपी मायोसिन के हेड पर, ये मायोसिन हेड है, मायोसिन हेड पर बाइंड करेगी, हेड पर बाइंड करेगी, और इस एटीपी के बाइंड होने से,
होने से क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। क्रॉस ब्रिज बेटा क्या हो जाएगा? क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार एटीपी के जुड़ने से, राइट, तो हमने क्या कहा? इस प्रकार मायोसिन के हेड से एटीपी के जुड़ने से क्रॉस ब्रिज टूटता है व एटीपी के हाइड्रोलाइसिस मतलब टूटने से, हाइड्रोलाइसिस मतलब टूटने से क्रॉस ब्रिज बनता है। तो मायोसिन के हेड से एटीपी के जुड़ने से तो क्रॉस ब्रिज टूटता है, वह एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से क्रॉस ब्रिज क्या होता है? बनता है। यह क्रम याद रखना, यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कैल्शियम आयंस उपलब्ध है। जब तक कैल्शियम आयंस क्या है बेटा? उपलब्ध है। एक बार कैल्शियम आयंस फिर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी में चले जाएंगे। क्या कहा बेटा? एक बार कैल्शियम आयन फिर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी में चले जाएंगे तो ट्रोपोनिन कैल्शियम से अलग होकर पुनः एक्टिन पर उपस्थित मायोसिन हेड के लिए एक्टिव साइट्स को ढक देता है। एक्टिव साइट्स को क्या कर देता है? ढक देता है। आर यू गेटिंग? तो ढक देगा तो व्हाट विल हैपन? तो मसल क्या हो जाती है? मसल रिलैक्स्ड हो जाती है। समझ में आ रहा है? मसल्स क्या हो जाएगी? रिलैक्स्ड हो जाएगी। तो ये अपने को ध्यान रखना है बेटा, ये चीज अपने को ध्यान रखनी होगी, है ना, समझना। यहां पर देखिएगा, ये जो चीज इस प्रकार मायोसिन के हेड से एटीपी के जुड़ने से क्रॉस ब्रिज टूटता है, वो एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से क्रॉस ब्रिज बनता है। यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि कैल्शियम आयंस उपलब्ध है। एक बार कैल्शियम आयन फिर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्ना में चले जाएंगे तो ट्रोपोनिन कैल्शियम से क्या हो जाएगा बेटा? अलग हो जाएगा। भाई पहले तो कैल्शियम जब रिलीज हुए थे तो ट्रोपोनिन और कैल्शियम जुड़ गए थे, है ना, तो एक्टिन की एक्टिव साइट्स एक्सपोज्ड हो गई थी और मायोसिन हेड वहां पर जाकर जुड़ गया था और क्रॉस ब्रिज बन गया था। लेकिन जब ट्रोपोनिन जो है वो कैल्शियम से अलग हो जाएगा तो पुनः एक्टिन पर उपस्थित मायोसिन हेड के लिए एक्टिव साइट्स को क्या कर देगा? ये एक्टिन पर उपस्थित मायोसिन हेड के लिए एक्टिव साइट्स को पुनः ढक देगा और मसल क्या हो जाएगी? रिलैक्स्ड हो जाएगी। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि पेशीय संकुचन के दौरान आई बैंड तो साइज में रिड्यूस हो जाएंगे लेकिन ए बैंड की साइज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये क्रम जो है पेशीय संकुचन का, ये क्या होगा? लगातार होता रहेगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन जब हुआ, क्रॉस ब्रिज बना तो क्या हुआ? ये क्रॉस ब्रिजेस ने राइट क्या किया? एक्टिन को मायोसिन के ऊपर फिसला दिया, स्लाइड कर दिया।
तो दो जेड रेखाएं पास में हो गई ऐसे, तो मसल क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन जब ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन टूटा, जब क्रॉस ब्रिज टूट गया, तो क्रॉस ब्रिज के टूटने से, याद रखना, क्रॉस ब्रिज के टूटने से ये याद रखोगे क्या कहा है मैंने, बताओ। यहां पर एक लाइन लिख देता हूं मैं नोट में, यहां पर लिखें क्रॉस ब्रिज के बनने से एक्टिन फिलामेंट, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूं, फिलामेंट मायोसिन पर फिसलते हैं एवं जेड रेखाएं पास में आती है वह पेशी संकुचित हो जाती है। लेकिन जब बड़ा सिंपल सा, लेकिन जब क्रॉस ब्रिज टूटता है तो जेड रेखाएं पुनः अपने स्थान पर चली जाती है एवं पेशी रिलैक्स हो जाती है। पेशी क्या हो जाती है बेटा, रिलैक्स हो जाती है। ध्यान रखोगे, तो ये चीज़ मैकेनिज्म है पूरा। अच्छा, याद रखना, कभी कभी ग्लाइकोजन के अवायवीय ब्रेकडाउन से पेशियों में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है ठीक है। कभी कभी ग्लाइकोजन के अवायवीय ब्रेकडाउन से, ग्लाइकोजन के अवायवीय मतलब एनएरोबिक ब्रेकडाउन से पेशियों में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, जिससे थकान यानी कि क्या होती है, फटीग जिससे थकान होती है ना। ऐसा तब होता है जब पेशियां लगातार बार एक्टिवेटेड होती रहे। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, रेड मसल फाइबर्स, अपने शरीर के अंदर दो तरीके के फाइबर्स है। एक तो है रेड मसल फाइबर्स। रेड मसल फाइबर्स में एक ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट पाया जाता है। रेड मसल फाइबर्स में एक ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट पाया जाता है जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं। मायोग्लोबिन के प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण इन पेशी तंतुओं का रंग लाल होता है।
ठीक है, रंग कैसा होता है? लाल। इन पेशी तंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया भी भरपूर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी भरपूर होते हैं जो ऑक्सीजन का उपयोग कर एटीपी बनाते हैं। ठीक है, अच्छा एक नोट लिख देता हूं मैं। एक वाइट मसल फाइबर्स भी होते हैं, वाइट मसल फाइबर यानी कि श्वेत पेशी तंतु। श्वेत पेशी तंतु में मायोग्लोबिन बहुत कम ऑब्लिक अनुपस्थित होता है, इसलिए ये वाइट होते हैं, मतलब रंगहीन होते हैं, इसलिए कैसे होते हैं? वाइट होते हैं। इज इट क्लियर नोट बेटा? तो ये भी चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो व्हाट वी हैव स्टडीड, राइट? देखो मैंने क्या पढ़ाया आज की क्लास में, मैंने पेशीय संकोचन की क्रियाविधि पढ़ाई, राइट? कौन सी पेशियों की? स्केलेटल मसल्स की क्रियाविधि पढ़ाई। एक बार क्विक 5 मिनट के अंदर रिवीजन लेंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स विद सिग्नल सेंड बाय सीएनएस वाया मोटर न्यूरॉन। ये तो जानते हो, शरीर के अंदर सिग्नल जितने भी आते हैं वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आते हैं और वो वाया मोटर न्यूरॉन के आते हैं। तो पेशीय संकोचन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा भेजे गए सिग्नल से होता है, जो वाया मोटर न्यूरॉन यानी कि चालक न्यूरॉन द्वारा भेजे जाते हैं। अच्छा, मोटर न्यूरॉन और पेशी तंतु मिलकर बेटा क्या बनाते हैं? एक मोटर इकाई का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यूनिट मतलब मोटर इकाई का निर्माण करते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, मोटर न्यूरॉन और पेशी तंतु की सार्कोलेमा, मोटर न्यूरॉन व पेशी तंतु की सार्कोलेमा पर पाए जाने वाले जंक्शन को, संधि को, जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, है ना? तंत्रिका पेशीय जंक्शन, तंत्रिका पेशीय संधि कहते हैं, ठीक है? या आप चाहो तो इसको मोटर एंड प्लेट भी कह सकते हो, ठीक है? इस जंक्शन पर न्यूरल सिग्नल आएंगे ऊपर से सीएनएस के द्वारा, मोटर न्यूरॉन के द्वारा। तो इस जंक्शन पर न्यूरल सिग्नल के कारण एक न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित होता है जिसका कि नाम है एसिटाइलकोलाइन। ये एसिटाइलकोलाइन बेटा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, सक्रिय विभव जनरेट करता है। इस सक्रिय विभव के कारण जो अपना पेशी तंतु होता है उसकी जो सार्कोलेमा होती है वो उद्दीपित हो जाएगी और संपूर्ण पेशी तंतु में इस सक्रिय विभव को फैला देगी। इस विभव के कारण पेशी तंतु में क्या प्रेजेंट होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक प्रकार की ईआर है, ठीक है? वो कैल्शियम आयंस मुक्त करती है जो सार्कोप्लाज्म में मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, याद रखना एक प्रोटीन होता है जिसका कि नाम है ट्रोपोनिन, जो मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। ट्रोपोनिन और कैल्शियम की बंधुता बहुत अच्छी होती है, एफिनिटी बहुत अच्छी होती है। तो जैसे ही कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे तो ट्रोपोनिन जो होता है, जो कि एक्टिन की एक्टिव साइट्स को ढके रहता है, जिसके कारण मायोसिन जुड़ नहीं पाता है रिलैक्स स्टेट के अंदर। तो जैसे ही आवेग आएगा तो कैल्शियम आयन से जाकर क्या करेगा? ट्रोपोनिन जो होगा वो इन एक्टिन की एक्टिव साइट्स को ढके हुए था, वो वहाँ से हट जाएगा, तो जाके और कैल्शियम से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो बताओ, एक्टिन के ऊपर मायोसिन की, एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन के लिए एक्टिव साइट्स थी वो एक्सपोज हो जाएगी। बड़ा सिंपल सी बात है। तो इस साइट पर आकर और मायोसिन हेड क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, राइट? मायोसिन हेड जुड़ जाएगा। ये देखो, ये मायोसिन हेड जुड़ गया तो क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। वेरी सिंपल, क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। क्रॉस ब्रिज कैसे बनता है वो बता रहा हूँ। तो अब ये जो चीज़ है, ये मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन को अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे एक्टिन को अपनी तरफ खींचेगा, इधर और इधर से तो खींचेगा। तो दो झेड़ रेखाएं कहाँ पर जाएगी? पास में जाएगी। पास में जाएगी तो पेशी क्या हो जाएगी? संकुचित हो जाएगी। वेरी सिंपल, आर यू गेटिंग? और ए बैंड के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आई बैंड छोटे हो जाएंगे।
तो इसी प्रक्रिया को समझने के लिए, ये जो फिसलन जो बता रहा हूँ इसको समझाने के लिए, वास्तव में पेशीय संकुचन की क्रियाविधि को पढ़ने के लिए, समझने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है वो फिसलन तंतु सिद्धांत है। मतलब सीधी सी बात है कि पेशीय संकुचन के वक्त एक्टिन मायोसिन पर फिसलते हैं, है ना, मायोसिन पर फिसलते हैं तो पेशी संकुचित हो जाती है, जेड रेखाएं पास में आ जाती है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब क्रॉस ब्रिज का निर्माण और टूटना कैसे होता है, तो ये बता रखा है कि ये देखो यहाँ पर अभी मायोसिन अलग है, ये क्या है, ये मायोसिन है और ये एक्टिन फिलामेंट है। तो अभी क्रॉस ब्रिज बना नहीं है, लेकिन जब एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से, एटीपी के टूटने से, एटीपी जब टूटता है तो क्या बनता है बेटा, एडीपी प्लस आईपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से जो ऊर्जा प्राप्त होगी उस ऊर्जा का उपयोग मायोसिन का सिर करेगा और क्रॉस ब्रिज बना देगा। क्रॉस ब्रिज बना देगा मतलब कि क्रॉस ब्रिज बनने का मतलब है कि मायोसिन का हेड एक्टिन की एक्टिव साइट से जुड़ जाएगा। मायोसिन का हेड एक्टिन की एक्टिव साइट से जुड़ जाएगा। वेरी सिंपल, ये जुड़ गया तो क्या बन गया, यहाँ पर क्रॉस ब्रिज बन गई। क्रॉस ब्रिज के कारण स्लाइड करेगा कौन, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करेगा, थोड़ा सा रोटेशन होगा इसका और एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करेगा मायोसिन फिलामेंट के ऊपर, पेशीय संकुचन हो जाएगा। अब शीघ्र ही क्या करेगा, जो मायोसिन तंतु है वो उसका हेड फिर से एडीपी और इसको क्या कर देगा, मुक्त कर देगा और रिलैक्स स्टेट में चले जाएगा। जैसे ये मुक्त करेगा तो अब ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स स्टेट में चले जाएगा कौन, मायोसिन। अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, एक जैसे ही एक नया एटीपी बाइंड करेगा, जैसे ही नया एटीपी बाइंड करता है मायोसिन के हेड से, पहले तो एडीपी और फास्फोरस मुक्त हो गए तो मायोसिन का हेड रिलैक्स स्टेज में चला गया। अब जैसे ही एटीपी बाइंड करेगा, नया एटीपी बाइंड करेगा तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बस टूट गया, राइट। अब फिर से एटीपी तो बाइंड हो गया, अब फिर से जब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा, इस एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा तो उस एटीपी हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त कर ऊर्जा को पूरा प्राप्त कर फिर से क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। तो एक तरफ तो क्या हो रहा है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो रहा है, एक तरफ तो क्या हो रहा है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो रहा है और एक तरफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन क्या हो रहा है, टूट रहा है। बस इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है बेटा। ये देखो एटीपी हाइड्रोलाइसिस से मुक्त ऊर्जा का उपयोग मायोसिन का हेड एक्टिन की एक्टिव साइट पर जुड़ने के लिए करता है और इस प्रकार क्रॉस ब्रिज का निर्माण हो जाता है। ये क्रॉस ब्रिज बन गया। अब मायोसिन का हेड एक्टिन को अपनी ओर खींचता है, जैसे एक्टिन तंतु मायोसिन पर फिसलते हैं और दो जो रेखाएं पास में आती है, एवं इस प्रकार पेशी संकुचन हो जाता है। पेशी संकुचन के दौरान आई बैंड तो साइज में घटते हैं और ए बैंड की साइज में कोई परिवर्तन नहीं आता है। मायोसिन अब एडीपी और फास्फोरस को रिलीज कर देता है और खुद क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। बस ये यहाँ पर ये रिलैक्स हो गया। अब नया एटीपी मायोसिन के हेड से जब जुड़ेगा, राइट, तो फिर क्या होगा, एटीपी के बाइंड होने से क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, जैसे ही एटीपी बाइंड करेगा तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस प्रकार मायोसिन के हेड से एटीपी के जुड़ने से क्रॉस ब्रिज टूटता है और एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से क्रॉस ब्रिज बनता है। तो ये स्टार पॉइंट लगा देता हूँ, ध्यान रखना। ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि कैल्शियम उपलब्ध है। एक बार कैल्शियम आयन फिर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी में चले जाएंगे तो ट्रोपोनिन कैल्शियम से अलग हो जाएगा और एक्टिन के ऊपर उपस्थित मायोसिन हेड जो होते हैं उनके लिए एक्टिव साइट्स को क्या कर देगा, ढक देगा, तो मसल क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। बस इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। अब मैंने एक और चीज़ कही है कि लगातार याद रखना, यदि पेशियां बार बार एक्टिवेटेड होती रहे, जैसे आप जरूरत से ज़्यादा काम कर लो, आप 100 मील चल लो अपने पैरों से, तो क्या होगा, आपकी पेशियों को क्या नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो आपके अंदर ग्लाइकोजन जो है उसका अवायवीय ब्रेकडाउन होगा और पेशियों में लैक्टिक एसिड बन जाएगा। पेशियों में लैक्टिक एसिड के बन जाने से तुमको क्या होती है, थकान होती है, याद रखना। अच्छा, एक और चीज़ लास्ट में जान लो कि मसल फाइबर दो तरीके के होते हैं, रेड और वाइट। तो रेड मसल फाइबर में तो एक ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं। मायोग्लोबिन की प्रचुर मात्रा रेड मसल फाइबर में मिलती है, इसीलिए रेड मसल फाइबर का रंग लाल होता है। अच्छा, ये जो पेशी तंतु होते हैं इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी भरपूर होता है रेड मसल फाइबर्स के अंदर।
जो ऑक्सीजन का उपयोग कर एटीपी बनाते हैं। लेकिन एक और अन्य प्रकार के मसल फाइबर होते हैं, वाइट मसल फाइबर, उसमें मायोग्लोबिन या तो बहुत कम या अनुपस्थित होता है, इसीलिए उनको हम वाइट मसल फाइबर्स कहते हैं। क्लियर है? तो ये थी बेटा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, यानी कि फिसलन तंतु सिद्धांत जो हक्सले और हक्सले ने दिया था। इसी के साथ में हमारा जो स्केलेटल मसल जो अपने पढ़ रहे थे वो आज कंप्लीट हो जाता है। अगले टर्न पर हम लोग नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।